स्टूडेंट्स, फार्मा मेडिकोज के एक नए लेक्चर के साथ आप सबको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम हार्ट फेलियर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हम मेनली हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हार्ट फेलियर में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हार्ट ऑलरेडी आपका फैटीग हो चुका है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल सही से पंप नहीं कर रहा, तो उस पर वर्क लोड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको हमने डिक्रीज़ करना है। फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट वी आर यूजिंग एस इनहिबिटर्स इन हार्ट फेलियर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस इनहिबिटर्स भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, मेन पॉइंट्स, तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन जो है बेसिकली ये प्रोटीन है जो कि लिवर में सिंथेसाइज्ड होता है। ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 में कन्वर्ट होगा। अब एंजियोटेंसिनोजेन को ACE1 में कौन कन्वर्ट करेगा? रेनिन कन्वर्ट करेगा, जो कि किडनी से आएगा। फिर ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 जो है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 में कन्वर्ट होगा, और इसकी कन्वर्जन कौन करवाएगा? इसकी कन्वर्जन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करवाएगा, जो कि लंग से आएगा। अच्छा, इसका एक और भी एक्शन है, ये ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन भी करता है और उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हमने देखा, अब यहाँ पर जो है ना, ये ACE1 जो है ये ACE2 पे जाके कन्वर्ट होगा। हमने देखा कि ACE जो है ये ACE1 को ACE2 में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर फिर मैंने एक और चीज़ भी बताया कि ACE जो है वो ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन भी करता है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ACE इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो बेसिकली ACE1 को ACE2 में कन्वर्ट नहीं होने देता, यानी कि वो एंजाइम 1 और एंजाइम 2 की कन्वर्जन नहीं होने देता। इसके अलावा इसका जो एक और एक्शन है कि ये ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन भी करता है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो इसको भी इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। तो ये 3 इसके साइड इफेक्ट हमें नजर आएंगे। पहला है कफ, एडिमा और इचिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर ये ACE1 ACE2 में कन्वर्ट हो जाए तो नॉर्मली हमारी बॉडी में ये इन ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करता है। सबसे पहले हार्ट पे जाकर ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, वेजल्स में जाकर ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, एड्रिनल ग्लैंड्स में ये एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सोडियम वाटर की रिटेंशन होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। उसके अलावा ये किडनी में रेनिन को रिलीज करेगा, जिससे से अगेन हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्रेन में ये एंटी डायरेटिक हार्मोन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पानी लेना ज़्यादा स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से अगेन हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर अगेन इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर ऑर्गन के सिनेरियो में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई ACE इनहिबिटर्स देकर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते, और ये कौन करता है? ये ACE करता है। तो बेसिकली ACE इनहिबिटर्स जो हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इसका एक और एक्शन भी है कि ये ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन करता है। तो जब इसको हम इनहिबिट करेंगे तो ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी, और ये ब्रेडिकाइनिन हमारी बॉडी में 3 काम करेगा। ये कफ कॉज करेगा, एडिमा कॉज करेगा और इचिंग कॉज करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स से हमने यहाँ पर डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ACE इनहिबिटर्स का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले यूजेस की हम बात करेंगे ACE इनहिबिटर्स की। ठीक है, यूजेस के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक न्यूमोनिक यूज़ किया है, जो कि आप आसानी से इसके यूजेस को याद कर सकते हैं। न्यूमोनिक ये है, होम केयर मेक्स पेशेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। होम यहाँ पर इंडिकेट करता है हाइपरटेंशन, यानी आप इसको हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, बिकॉज ये हमारा ब्लड प्रेशर जैसे कि ये डिक्रीज कर रहा है, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा। केयर का C स्टैंड्स फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम दे सकते हैं, चूंकि ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा मेक्स स्टैंड्स फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी हम दे सकते हैं, जैसे कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। पेशेंट P स्टैंड्स फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड MI। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है कि आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट से पहले भी, स्टार्टिंग में भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये अगेन हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। डेफिनेटली D का स्टैंड्स फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि प्रोटीनूरिया को ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्रोटीनूरिया का मतलब है कि यूरिन में जब प्रोटीन आपका पास हो तो उस कंडीशन को हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में प्रोटीनूरिया जो है वो केस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में चूंकि उसको ये स्लो डाउन कर देता है, इसलिए हम इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी दे सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग का S स्टैंड्स फॉर स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, उसमें भी हम इसलिए देते हैं बिकॉज इट अगेन डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। ठीक है,
अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स में यहाँ पर मैंने अगेन एक न्यूमोनिक यूज़ किया है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल का C स्टैंड्स फॉर कफ। इसके अलावा जो 3 आप इसके एडवर्स इफेक्ट्स दे सकते हैं ना, जैसे कि कफ हो गया, एंजियोएडेमा हो गया, इचिंग हो गया, ये तीनों हमने पढ़े थे ब्रेडिकाइनिन में। जैसे कि हमने कहा था कि जो एस इनहिबिटर्स हैं वो ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से 3 चीज़ें ये कॉज करता है, कफ, एंजियोएडेमा और इचिंग। तो 3 इसके एडवर्स इफेक्ट्स आपको यहीं से पता चल गए। इसके अलावा P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्यूरिया। अच्छा, मैंने कहा था हम इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी में देते हैं बिकॉज ये स्लो डाउन करता है प्रोटीन्यूरिया को। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि एडवर्स इफेक्ट्स में आपने अगेन प्रोटीन्यूरिया लिख दिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि इनिशियली जो एस इनहिबिटर्स होते हैं वो प्रोटीन्यूरिया को इंक्रीज करते हैं, बट बाय द टाइम ये इसको स्लो डाउन कर देते हैं, विच इज़ हेल्पफुल इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इनिशियली इसका ये एडवर्स इफेक्ट है प्रोटीन्यूरिया, बट थोड़े टाइम बाद ओवर द टाइम ये इसको डिक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से इट इज़ हेल्पफुल इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसके अलावा R स्टैंड्स फॉर रीनल इम्पेयरमेंट में हम इसका एडवर्स इफेक्ट इसका है रीनल इम्पेयरमेंट। इसके अलावा T स्टैंड्स फॉर टेस्ट डिस्टर्बेंस। उसके अलावा L स्टैंड्स फॉर लो ब्लड प्रेशर, यानी लो बीपी भी कॉज करता है। तो इसके ये मेन एडवर्स इफेक्ट्स हो गए। स्टूडेंट्स हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिए अगेन मैंने यहाँ पर एक न्यूमोनिक यूज़ किया है विच इज़ स्पार्क। P स्टैंड्स फॉर प्रेगनेंसी में हम इसको अवॉइड करना होगा हमें। A स्टैंड्स फॉर एलर्जी। R रीनल स्टेनोसिस में भी हम इसको अवॉइड करना होगा। उसके अलावा हम इसमें हाइपरकैलेमिया कंडीशन में भी इसको हम नहीं दे सकते। अब आपको मैं स्टूडेंट्स बताती चलूँ कि ये हाइपरकैलेमिया हम इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। कैसे? वो रीज़न ये है स्टूडेंट्स के ये जो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो एस इनहिबिटर्स होते हैं वो एल्डोस्टेरॉन को डिक्रीज़ करते हैं। जब ये एल्डोस्टेरॉन को डिक्रीज़ करेंगे तो पोटेशियम की जो एक्सक्रीशन है यूरिन में वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ब्लड में पोटेशियम की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है जब पोटेशियम की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी और यूरिन में कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरकैलेमिया कहेंगे। तो दैट्स हाउ इट कॉजेज हाइपरकैलेमिया। दैट्स वाई हमें हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में इसको अवॉइड करना होगा। सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पर हमने इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस की हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं एस इनहिबिटर्स की। ठीक है, तो यहीं से हमारा एस इनहिबिटर का टॉपिक यहीं से एंड होता है। स्टूडेंट्स अब लास्ट में आपको मैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बताऊंगी हार्ट फेलियर की। ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको अक्सर केस स्टडीज़ आती हैं, तो केस स्टडीज़ में आपसे पूछा जाता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन है हार्ट फेलियर की तो पहले उसको कौन सी ड्रग देनी होगी, फिर कौन सी ड्रग देनी होगी। अब वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले हमने पेशेंट को क्या देना है। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपको पहले डायरेटिक्स यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया, हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा, तो ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए आप डायरेटिक्स देंगे। उसके अलावा आप एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। अगेन अगर इससे वर्क नहीं हो रहा तो आप सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप एल्डोस्टेरॉन और वेजोडाइलेटर्स भी दे सकते हैं। अगर इफ द पेशेंट इज स्टिल नॉट वर्किंग तो आप एस इनहिबिटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं वेलसार्टान से, जो कि ARB यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। अगर फिर भी पेशेंट इज स्टिल नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो आप इसको डिजॉक्सिन और IV ब्रेडाइन ड्रग दे सकते हैं अगर पेशेंट ऑप्टिमल हार्ट फेलियर पे है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बता दिया फॉर स्टडीइंग द केस स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट हार्ट फेलियर। ठीक है, तो उस केस में ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। एंड इन दी एंड यहीं से हमारा हार्ट फेलियर टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट्स इन दी एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ। ठीक है, थैंक यू।